सभी को नमस्ते। इसके पूर्व के वीडियो में हमने विराम चिन्ह तथा उनकी संज्ञाएं इस भाग में पहले हिस्से में जो स्वर है, स्वर से जुड़े हुए और स्वरादि से जुड़े हुए जो विराम चिन्ह है और उनके जो रूप है उनको भली भांति समझने की कोशिश की है। अब इस वीडियो में जो दूसरे चिन्ह हैं जिसका इस्तेमाल लिखित रूप में किया जाता है वह फिर हिंदी भाषा हो, मराठी हो या अंग्रेजी हो, यानी रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी या मराठी भाषा, दोनों में कुछ परिवर्तन, दोनों तीनों भाषाओं में कुछ परिवर्तन के साथ या एक जैसे ही रूप जिन चिन्हों के इस्तेमाल होते हैं तो उनकी क्या संख्याएं हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से आज भली भांति समझेंगे। पहला जो है वह पहला स्तंभ चिन्ह, दूसरा वाला स्तंभ है हिंदी संख्या, तीसरा स्तंभ है मराठी नाव, यानी ये जो चिन्ह है उसका मराठी नाव जो है मराठी नाम क्या है वह, और चौथा जो स्तंभ है वह है इंग्लिश टाइटल। अब एक एक चिन्ह को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, पहला चिन्ह है उसे हिंदी में अल्पविराम कहते हैं, इस चिन्ह को उसे मराठीमध्ये स्वल्प विराम म्हणतात और अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो यह वाला चिन्ह हिंदी में अल्पविराम, मराठी में स्वल्प विराम और अंग्रेजी में कॉमा। निचली पंक्ति का जो चिन्ह है दूसरा चिन्ह उसे हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, वैसे ही मराठी में भी अर्धविराम ही कहते हैं। हिंदी और मराठी का उच्चारित रूप एक जैसा है, एक समान है। अंग्रेजी में सेमी कॉलम कहते हैं, सेमी कॉलन। तीसरा चिन्ह यह अक्षर के बाद स्वर के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसे विसर्ग कहेंगे, लेकिन वह विसर्ग के रूप से अलावा इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो देखो यहाँ पर समझेंगे। हिंदी में उसे उपविराम, अपूर्ण विराम या कॉलन कहते हैं। यह कॉलन चिन्ह, यह जो है यह कॉलन इसका अंग्रेजी नाम है, तो उसी से यह कॉलन चिन्ह इस नाम से भी हिंदी में इसको जाना जाता है। यह वाला चिन्ह हिंदी में उसे उपविराम कहेंगे, अपूर्ण विराम कहेंगे या कॉलन चिन्ह कहेंगे। मराठीमध्ये द्विबिंदू चिन्ह म्हणतात किंवा अपूर्ण विराम म्हणतात। अब इसमें देखो, यहाँ पर का नाम अपूर्ण विराम और यहाँ पर का नाम, हिंदी और मराठी में एक नाम जो है हिंदी और मराठी दोनों में समान है इस चिन्ह के लिए, दूसरे अलग है। हिंदी में उपविराम यह अधिक का नाम है या कॉलन चिन्ह भी है, इस नाम से भी उसे जाना जाता है। मराठी में द्विबिंदु चिन्ह नाम से जाना जाता है और दोनों में अपूर्ण विराम नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में कॉलन नाम से इसे पहचाना जाता है। अगला चिन्ह, यह जो चिन्ह है इसे हिंदी में दंड या फिर खड़ी पाई कहते हैं। अब यह जो खड़ी रेशा है इसे दंड कहते हैं हिंदी में, और मराठी का जो इसका रूप है उसे वह एक बिंदु के समान है। जैसे अक्षर शब्द लिखकर पूरा हुआ तो उसके अंत में एक बिंदु लगा दिया, जैसे यहाँ पर देखो यह पूर्ण विराम शब्द है ना, इसी के बाद में मैंने इसे बिंदु लगा दिया तो ये वाक्य पूरा हो गया, तो इसे मराठीमध्ये पूर्ण विराम म्हणतात। हिंदी में और मराठी का जो चिन्ह है वह कुछ भिन्न है। हिंदी में खड़ी पाई खड़ी रेशा होती है और मराठी में खाली शब्द के बाद ऐसे बिंदु बन जाता है, तो उसे जो बिंदु है वह मराठी का चिन्ह है, मराठी में उसे पूर्ण विराम कहते हैं, और हिंदी का जो खड़ी रेखा है वह हिंदी का चिन्ह है, उसे हिंदी में दंड या खड़ी पाई के नाम से
जाना जाता है। अंग्रेजी में जो बिंदु है जो मराठी में इस्तेमाल होता है उसे फुल स्टॉप कहते हैं, या फिर पीरियड शब्द इस्तेमाल होता है, पीरियड, PERIOD। अब देखो इसी के हिंदी रूप दंड या खड़ी पाई, मराठी पूर्ण विराम, अंग्रेजी फुल स्टॉप। अब जो है यह जो हिंदी का जो है दंड या खड़ी पाई है उसको मराठी में भी जाना जाता है, लेकिन उसके भिन्न प्राकृत का जो इस्तेमाल मराठी में होता है तो उसमें या फिर पद्य की जो रचनाएं होती है उसमें यह चिन्ह एक बार एकेरी मतलब खड़ी पाई जो है उसी को, जो खड़ी पाई को दंड भी हिंदी में कहा जाता है तो मराठी में उसे दंड के नाम से जाना जाता है। तो उसी के एक अगर खड़ी पाई है तो कहते हैं एकेरी दंड, और एक से साथ जोड़कर दूसरी भी एक खड़ी पाई खींच रखी है तो कहते हैं दोहेरी दंड। इसका मराठी में पद्य में इसका इस्तेमाल होता है, गद्य में नहीं होता है दंड के रूप में। हिंदी में पूर्ण विराम के लिए इसका इस्तेमाल होता है सभी जगह पर। अगला चिन्ह प्रश्न चिन्ह, हिंदी में उसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं, मराठी में भी प्रश्न चिन्ह कहते हैं, लेकिन हिंदी में लिखते समय प्रश्न चिन्ह से जुड़कर लिखते हैं, मराठी में अलग अलग लिखते हैं प्रश्न चिन्ह। अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क अगला चिन्ह है। इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं या फिर सूचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। बोधक या सूचक, कहीं पर आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे लिखा हुआ पाया जाएगा, कहीं पर विस्मयादि सूचक चिन्ह इस प्रकार लिखित रूप पाया जाएगा। उसे मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं और अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क। यह जो चिन्ह है हिंदी विस्मयादि बोधक चिन्ह, मराठी मध्ये उद्गारवाचक चिन्ह और अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगला चिन्ह है यह वाला, एक आड़ी रेशा है, कुछ लंबी है, उसे हिंदी में निर्देशक चिन्ह कहते हैं। उसी को मराठी में अपसरण चिन्ह कहते हैं और अंग्रेजी में डैश या यम डैश के नाम से इसे पहचाना जाता है। यही जो रेशा है देखो, खाली रेशा है तो उसे निर्देशक चिन्ह कहेंगे, मराठी में अपसरण चिन्ह, अंग्रेजी में डैश या यम डैश। नीचे की पंक्ति वाला चिन्ह देखो, उसमें उपविराम का चिन्ह जुड़कर निर्देशक चिन्ह आया है तो उसे हिंदी में उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इसे विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मराठी और अंग्रेजी का कोई निश्चित रूप, सर्वमान्य रूप मुझे ज्ञात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला चिन्ह छोटी सी आड़ी रेशा, इसे हिंदी में योजक, योग सूचक चिन्ह या हाइफन कहते हैं। मराठी में इसे संयोग चिन्ह कहते हैं। दो अक्षरों को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में इसे हाइफन कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, हाइफन ही हिंदी में भी कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही हिंदी के दूसरे शीर्षक है योजक या योग सूचक चिन्ह, और इसे ही मराठी में संयोग चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो यह जो आड़ी 3 रेशाएं है उसका कुछ सूक्ष्म भेद है अंग्रेजी भाषा में। बहुत छोटी रेशा होती है उसके लिए हाइफन कहते हैं, उससे थोड़ी बड़ी होती है उसे एन डैश कहते हैं, और उससे कुछ अधिक बड़ी, यानी जैसे हाइफन है उससे दुगुना एन डैश और 3 गुना बड़ी रेशा अगर होगी तो वह यम डैश कही जाती है। यानी अंग्रेजी में यह भेद है हाइफन, एन डैश, यम डैश। मराठी हिंदी में
वह भेद नहीं है। मराठी हिंदी में सीधा निर्देशक चिन्ह एक और योजक चिन्ह यह दूसरा, ऐसे दो ही रूप है। छोटा रूप होगा, योजक होगा, वह अक्षर या शब्द को जोड़ने का काम करेगा, और बड़ी सी आड़ी रेखा होगी कुछ अधिक बड़ी, योजक से बड़ी होगी, तो उसे निर्देशक चिन्ह के रूप में पहचाना जाएगा। ऐसा मामूली सा भेद है। आगे के चिन्ह देखो, यह एक ऊपर में जा रहा है, दूसरा नीचे में आ रहा है, दो चिन्ह है। तो इसके लिए हिंदी में एक हरा उद्धरण चिन्ह इसे कहते हैं या शब्द चिन्ह कहते हैं। दो नाम है इसके, एक हरा उद्धरण चिन्ह या शब्द चिन्ह। इसे ही मराठी में एकेरी अवतरण चिन्ह असे म्हणतात। अब यह जो चिन्ह है दो चिन्हों का मिलकर एक है, तो इसे पूरा कह दिया कि एकहरा उद्धरण चिन्ह। लेकिन इसके लिए इसका अंग्रेजी नाम भी बोलना भूल गया। अंग्रेजी में इसे, ये जो नीचे मैंने लिख के रखा है, यही इसका यहाँ का शीर्षक है। जिसे हिंदी में एकहरा उद्धरण चिन्ह, मराठी में एकेरी अवतरण चिन्ह, और अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन अधिक मात्रा में इन्वर्टेड कॉमा ही कहेंगे। अब इसी का जो चिन्ह है, वो पहला जो चिन्ह है उसके लिए, यानी ये वाला चिन्ह, इसके लिए हिंदी में आरंभिक उद्धरण चिन्ह, यानी ये शुरू हो रहा है, ये सूचित कर रहा है कि कुछ तो बोलना प्रारंभ हो गया, तो इसे आरंभिक उद्धरण चिन्ह कहते हैं। मराठी में शुरू होणारे अवतरण चिन्ह, और दूसरा वाला जो है वह ऊपर से नीचे की ओर है, तो इसे हिंदी में अंतिम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। मराठीमध्ये बंद होणारे अवतरण चिन्ह असे म्हणतात। दोनों मिलकर एकहरा उद्धरण चिन्ह या फिर मराठी में एकेरी अवतरण चिन्ह, उसका जो पहला है वह हिंदी में आरंभिक उद्धरण चिन्ह, दूसरा जो है वह अंतिम उद्धरण चिन्ह। मराठीमध्ये सुरू होणारे अवतरण चिन्ह आणि बंद होणारे अवतरण चिन्ह एक ही है, तो हिंदी में एकहरा, मराठी मध्ये एकेरी, इसी के दोहरे दोहरे भी रूप है। देखो नीचे वाले चिन्ह, इन्हें हिंदी में दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं या फिर उद्धरण चिन्ह कहते हैं, यानी उद्धरण चिन्ह के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इसे ही मराठी में दुहेरी अवतरण चिन्ह असे म्हणतात। अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे कहा जाता है इस चिन्ह को, या फिर कोटेशन मार्क नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में कोटेशन मार्क भी कह सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में खाली दोहरा उद्धरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह इस नाम से इसे पहचाना जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। ये वाला चिन्ह, यह एक शुरू होने वाला है, एक बंद होने वाला है, दोनों को मिलकर हिंदी में छोटा कोष्टक कहा जाता है। छोटा, मराठी में इसे गोल कंस कहा जाता है, और अंग्रेजी में राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस उसका विकल्प है, राउंड ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस। अब यह जो चिन्ह है इसमें जो दो है, तो उसका जो पहला है उद्धरण चिन्ह के समान ही, पहला जो कंस है उसे ओपन पैरेंथेसिस, देखो यहाँ लिख के रखा है मैंने, ओपन पैरेंथेसिस कहा जाता है, और जो दूसरा वाला है उसे क्लोज पैरेंथेसिस कहा जाता है। लेकिन हिंदी में उसे ऐसे बंद खुला ऐसे नहीं इस्तेमाल होता है। हिंदी में अधिकतर दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, तो सीधा सीधा छोटा कोष्टक कहा जाता है, मराठी में गोल कंस कहा जाता है। अब यह जो है यह एक रूप हो गया। दूसरा जो रूप है वो दूसरा उसका आकार है, तो यह दूसरा है, तो उसे कहते हैं मंझला हिंदी में, या फिर सर्पाकार कोष्टक। और
निचला है ये बॉक्स टाइप है, जैसे यहाँ पर देखो, तो उसे बड़ा या वर्गाकार कोष्ठक कहते हैं। तो यह कोष्ठक के 3 भेद हो गए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके नाम भी छोटा, मंझला, बड़ा। मंझले को दूसरा नाम है सर्पाकार, इसके लिए उसके आकार के आधार पर, और तीसरे के आकार के आधार पर उसे वर्गाकार के नाम से भी जाना जाता है, वर्गाकार कोष्ठक। अब आगे का देखेंगे। यही दूसरा जो है हिंदी में जिसे मंझला या सर्पाकार कोष्ठक के रूप में जाना जाता है, उसे ही मराठी में महिरपी कंस बोलते हैं, और अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसिस कहते हैं, BRACES, कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसिस। निचला वाला जो है, एक मिनट, यह वाला, इसे हिंदी में, जिसे हिंदी में बड़ा या वर्गाकार कोष्ठक कहते हैं, मराठी में उसे चौकोनी कंस ऐसे इस नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में स्क्वेयर ब्रैकेट। अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा अंग्रेजी रूप समझेंगे। राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वेयर ब्रैकेट। ये जो आकार है उसके आधार पर स्क्वेयर, कर्ली या राउंड, ऐसे आकार के आधार पर ही उसे संबोधन दिया गया। मराठी में गोल कंस, महिरपी कंस, चौकोनी कंस। अगला चिन्ह यह वाला, इसके लिए हिंदी में निश्चित कुछ नाम जो है मुझे तो पता नहीं, संभवतः किसी निश्चित नाम तक हम अभी उसको सभी ने स्वीकृति नहीं दी है, ऐसे समझेंगे। मराठी में इसे लोप चिन्ह कहते हैं, और अंग्रेजी में इलिप्सिस, ELLIPSES। निचला जो चिन्ह है वह मराठी में इस्तेमाल होता है तो उसे फुलिया कहते हैं, उसके हिंदी और अंग्रेजी रूप नहीं है। अब जैसे यह 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे एक साथ 3 लिख दिए तो इसे फुलिया कह दिया गया। इसी का विकल्प यह निचला है। तो वह क्या काम करता है? विकल्प, यानी विकल्प तो वैसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन खाली मराठी में है जैसे यह फुलिया का इस्तेमाल होता है, तो हिंदी में ग ग ग ऐसे एक साथ 3 ग जुड़कर लिखे जाते हैं। तो उसके लिए जैसे समझो यहाँ पर है, ये ऐसे तीनों एक साथ है, ऐसे समझो एक ही पंक्ति में है, तब उन्हें लोप चिन्ह के नाम से जाना जाएगा, या फिर अपूर्ण सूचक चिन्ह के नाम से, लोप चिन्ह या अपूर्ण सूचक चिन्ह। अगला चिन्ह जो है यह एक मिनट, अगला जो है यह तुल्यता वाला चिन्ह है। यह ऐसी 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर, समान दूरी पर, ऐसा जो चिन्ह है तो यह तुल्यता चिन्ह कहते हैं। इसे हिंदी में तुल्यता चिन्ह, मराठी में बरोबर चिन्ह और अंग्रेजी में इक्वल मार्क, अंग्रेजी में इक्वल मार्क। अगला चिन्ह है, देखो यह वाला चिन्ह, उसका स्थान दर्शाने के लिए ये पहले 3 बिंदु है, बाद के 3 बिंदु है, लेकिन वो सेटिंग में नीचे ऊपर हो गया, जैसे ग भी एक नीचे आ गया ना वैसे। लेकिन चिन्ह आप समझो कि यह बीच वाला यही चिन्ह है। तो इसे हिंदी में हंसपद या प्रविष्टी चिन्ह कहते हैं, मराठीमध्ये काकपद असे संबोधले जाते, अंग्रेजी में कैरेट सिंबल या इंसर्ट मार्क के नाम से जाना जाता है। इस चिन्ह के माध्यम से लिखित वाक्य में किसी शब्द को आपको अगर उसमें बाद में उसको सम्मिलित करना है तो यह चिन्ह बनाते हैं, हंसपद या प्रविष्टि चिन्ह।
अगला चिन्ह ऐसे, एक मिनट, अगला जो चिन्ह है देखो ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह, और इसमें कुछ भेद है। दोहरा उद्धरण चिन्ह में एक की दिशा ऊपर होती है, दूसरे की नीचे होती है। यहाँ पर देखेंगे दोनों की दिशाएं नीचे ही है। तो ऐसा साथ साथ में जुड़कर यह जो आता है, इस चिन्ह को हिंदी में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। मराठी में इसी का रूप, इसे मराठी में वरील प्रमाणे इस प्रकार उच्चारित किया जाता है या इस रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में रिपीटेशन मार्क यह पहला शीर्षक, दूसरा डिटो, डिटो का मतलब होता है एज ऑन अबो और बिफोर द अफोरसेड, बिफोर द अफोरसेड, ऐसे यानी अंग्रेजी में इसी चिन्ह को दो नाम से जाना जाता है, रिपीटेशन मार्क या डिटो इस नाम से। हिंदी में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, मराठी में वरील प्रमाणे। अगला चिन्ह है ये वाला, एक मिनट, अगला चिन्ह है ये वाला, इसे हिंदी में लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह इस नाम से जाना जाता है। मराठी में इसे संक्षेप चिन्ह ही कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डॉट कहते हैं। ये छोटा बड़ा आकार पर है और हिंदी में उसका इस्तेमाल अलग अलग है। अंग्रेजी में खाली फुल स्टॉप के रूप में या डॉट के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला चिन्ह, इसे हिंदी में दीर्घ उच्चारण चिन्ह या अवग्रह चिन्ह कहते हैं या आगत चिन्ह कहते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे शिवोहम, तो वह का उच्चारण अधिक मात्रा में हो रहा है, वह सूचित करने वाला दीर्घ उच्चारण चिन्ह है ये शिवोहम। यानी यह चिन्ह जिस शब्द का अधिक दीर्घ उच्चारण होता है, जिस अक्षर का, वर्ण का, तो उसके बाद में यह चिन्ह आता है। इसी के लिए अवग्रह चिन्ह यह भी एक नाम है, आगत चिन्ह यह भी एक नाम है। हिंदी में ऐसे तीन नाम हैं। मराठी में इसे अवग्रह चिन्ह के नाम से ही जाना जाता है, इसका अंग्रेजी में इस्तेमाल नहीं होता है, उसका कोई अंग्रेजी नाम नहीं। अब यह जो है, अब मराठी में इसे जिसे अवग्रह चिन्ह के नाम से जाना जाता है, उसके मराठी के कुछ जानकारी भी और उदाहरण भी है। जैसे संधीमध्ये लोप पावलेला अ दर्शवण्यासाठी क अधिक अहम तो कोहम होऊन जातो। तसेच स्वरांचा लांबलेला उच्चार दर्शवण्यासाठी क अधिक अ बरोबर क, यानी अ का जो उच्चार है वह अगर बढ़ जाता है तो उसको दर्शाने के लिए अ का दीर्घ उच्चार सूचित करने के लिए यह क के बाद यह चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मराठी में, वैसे ही हिंदी में भी है। इस चिन्ह को दीर्घ उच्चारण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगला चिन्ह है यह वाला, जो शब्द के अक्षर के नीचे आता है, बीचों बीच, उसे हिंदी में देखो, इस शब्द में आपको यह यहाँ ग के नीचे दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे तो इसे हिंदी में इस चिन्ह को हिंदी में नुक्ता या पाद बिंदु कहते हैं। उदाहरण दिया है दाग शब्द है, इसी को मराठी में अधो बिंदु या नुक्ता कहते हैं। नुक्ता नाम दोनों जगह एक समान है, मराठी हिंदी में। दूसरा जो है हिंदी में पाद बिंदु है, मराठी में अधो बिंदु है। अब जो है जैसे शब्द अक्षर के नीचे बिंदु आता है, वैसे ही अक्षर के नीचे
रेखा का चिन्ह भी इस्तेमाल होता है, देखेंगे यहाँ पर। अब इसको देखोगे तो समझ जाओगे। यह है लाल वाली रेखा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसे हिंदी में पाद चिन्ह या अधोरेखांकित कहते हैं। ऊपर में पाद बिंदु है, यहाँ पर पाद चिन्ह है नीचे में। इसके लिए दूसरा शब्द अधोरेखांकित भी है। इसे मराठी में अधोरेखा चिन्ह कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह। अंग्रेजी में इसे अंडरलाइन कहते हैं या अंडरस्कोर कहते हैं, अंडरलाइन या अंडरस्कोर। अगला चिन्ह है, इसे हिंदी में हल या हलंत चिन्ह कहते हैं। उसे मराठी में हलंत चिन्ह के नाम से जाना जाता है, यानी इसे शब्द है उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अभी ये द है, मैंने ये द के नीचे लिख दिया तो ये वाला चिन्ह बन गया। इसे हल या हलंत चिन्ह कहते हैं। इसको अंग्रेजी कोई शीर्षक नहीं है। नीचे वाला जो 3 बिंदु एक के बाद एक 3 बिंदु आ रहे हैं, जुड़कर आते हैं शब्द के आगे, तो उसे स्थान सूचक चिन्ह कहते हैं। मराठी और अंग्रेजी में उसके लिए कोई निश्चित शब्द नहीं, प्रमाण शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। अगला चिन्ह है यह वाला चिन्ह, इसको हिंदी में अथवा कहते हैं, मराठीमध्ये विकल्प चिन्ह म्हणतात और अंग्रेजी में 3 नाम है इसके, स्लैश, ऑब्लिक, वर्गल। ऐसे 3 भिन्न नामों से यह चिन्ह जाना जाता है। अब 2 अक्षर जुड़कर आते हैं, वह एक रूप यह है, एक रूप यह है और एक रूप यह है। तो इसे हिंदी में द्वित्व कहते हैं। मराठी में द्वित या द्वित्व, यह 2 नाम है मराठी में, द्वित या द्वित्व। इस प्रकार तो इसका उदाहरण भी दिया गया है मराठी में। देखो, द के साथ य, द अधिक या बरोबर दिया, और द हलंत चिन्ह पहले द में, दूसरा द अधिक का चिन्ह और या, तो वो दोनों में भी दिया हो गया। ये देखो, यानी द का दीर्घ उच्चारण हो रहा है। तो उसे यह जो ऐसे अक्षर, एक समान अक्षर जुड़कर आते हैं तो वहाँ पर उसे द्वित्व कहते हैं हिंदी में। मराठी में उसे द्वित या द्वित्व, ऐसे दोनों नामों से जाना जाता है। तो यहाँ तक जो विराम चिन्ह हिंदी में जो अधिक मात्रा में कम मात्रा में इस्तेमाल होते, उन सारे विराम चिन्हों के हिंदी उच्चारण यानी हिंदी संज्ञाएं, मराठी के रूप और अंग्रेजी के उसके रूप, इसको हमने अधिक विस्तार से समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे पूरी मात्रा में समझ पाए होंगे। तो इसके बाद आशा रखता हूँ कि आप जब उच्चारण करोगे इन चिन्हों का तो उसके सही सटीक नामों का इस्तेमाल करोगे। आशा है यह आशय आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। धन्यवाद।